हेलो एवरीवन, चलिए तो फिर सीटीटी के दोनों पेपर कंडक्ट हो चुके हैं आज। और सीटीटी पेपर 1 के जो इंग्लिश के 30 प्रश्न थे, उन पूरे प्रश्न के क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे से और कंप्लीट एनालिसिस करके इसका आंसर बताएंगे। देखिए, जितने भी आंसर बताया जाएगा वो सभी आंसर लगभग सही होंगे, तो आप एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन को कि आपने कौन कौन से आंसर लगाए हैं और इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए तो फिर समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे पहले 2 अनसीन पैसेज पूछा गया था। दोनों अनसीन पैसेज के क्या क्या आंसर थे और क्या क्या इस अनसीन पैसेज में बोला गया है, उसको जल्दी से समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस आप खुद समझ सकते हो कि क्या होगा। देखिए, ये पहला अनसीन पैसेज आया था एक यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में। डोरोथी लिव्ड इन द मिड्स ऑफ अ ग्रेट कैंसस प्रेरी ग्रासलैंड विथ अंकल हेनरी हु वॉज अ फार्मर एंड आंट एम। डोरोथी नाम की एक यंग गर्ल थी जो अपने अंकल हेनरी के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? एक बहुत ही विशाल कैंसस प्रेरी ग्रासलैंड में, है ना, एक ग्रासलैंड था बहुत ही बड़ा, वहाँ रहती थी अपने अंकल और आंटी के साथ। ठीक है, उनके अंकल क्या थे? उनके अंकल थे एक फार्मर। देयर हाउस वॉज स्मॉल, उनके घर कैसे थे? बहुत छोटे थे। फॉर द लंबर टू बिल्ड इट हैड टू बी कैरीड बाई वेगन फ्रॉम मैनी माइल्स अफार। और उनके घर को बनाने के लिए ना, जो इमारती लकड़ी होते थे, जो लकड़ियों का बना हुआ उनका घर था, उस लकड़ियों को लाने के लिए दूर दूर तक उनको जाना पड़ता था। वैगन, वैगन मीन्स क्या होता है? जो चारपहिया होती है जिससे सामान ले जाया जा सकता है ना, उसको वैगन बोलते हैं। उसमें लाया जाता था उन लकड़ियों को। ठीक है, मतलब दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई लकड़ी, पेड़ या घर नहीं थे, है ना। देयर वर 4 वॉल्स, अ फ्लोर एंड अ रूफ विच मेड 1 रूम। उनके घर कैसा था? उनके घर में 4 दीवार थे, फ्लोर थे, रूफ थे, जो पूरा एक कम्प्लीटली एक रूम, एक घर बनाते थे। एंड दिस रूम कंटेन अ रस्टी लुकिंग कुकिंग स्टोव। और उस रूम में, मतलब उसके घर में क्या थे? एक बहुत ही पुराना सा स्टोव, कपबोर्ड मतलब अलमारी, हाँ, डिशेस के लिए, टेबल, एक टेबल था, 3 और 4, 3-4 चेयर्स थे और बेड थे। ठीक है, आगे और समझते हैं जल्दी से। अंकल हेनरी एंड आंट एम हैड अ बिग बेड इन 1 कॉर्नर एंड डोरोथी अ लिटिल बेड इन अनदर कॉर्नर। तो अंकल हेनरी और उनकी वाइफ के लिए एक बड़ा सा बेड था एक कॉर्नर में, और दूसरे कॉर्नर में डोरोथी के लिए एक छोटा सा बेड था। देयर वॉज नो गैरेट एट ऑल एंड नो सेलर एक्सेप्ट अ स्मॉल होल डग इन द ग्राउंड। उनके घर में ना किसी भी तरह का कोई गैरेट नहीं था। गैरेट किसको बोलते हैं? गैरेट मीन्स होता है जो छत में जो कोई घर रहता है, रूम रहता है ना रहने के लिए, उसको गैरेट बोला जाता है। अटारी, है ना, छत का कोई रूम। ठीक है, तो वो नहीं थे उनके घर में। बेसिकली एक सिंपल सा छोटा सा घर था जिसपे रूफ था, लेकिन वहाँ कोई और रूम, एक्स्ट्रा रूम नहीं थे। ठीक है, उसके बाद वहीं पर एक छोटा सा होल था, उन लोग होल बना के रखे थे अपने घर के पास में। किस चीज़ के लिए वो होल बना के रखे थे? देखो, स्मॉल होल डग कॉल्ड अ साइक्लोन सेलर। साइक्लोन सेलर बोला जाता था वेयर द फैमिली कुड गो इन केस वन ऑफ दोज ग्रेट वर्ल्ड विंड्स अरोज। देखिए, वहाँ जहाँ पर उन लोग रहते थे ना, वहीं पास बहुत ही बड़े बड़े साइक्लोन उन लोगों को अक्सर देखने को मिलते थे। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े तूफान आते थे, जिससे बचने के लिए उन लोग क्या बना के रखे थे? छोटा सा होल बना के रखे थे। माइटी इनफ टू क्रश एनी बिल्डिंग इन इट्स पाथ। तो वो जो साइक्लोन या वर्ल्ड विंड्स जो आते थे, वो इतना ज़्यादा ताकतवर या पावरफुल होते थे, जो पूरे वहाँ के जो भी घर, पेड़ या सारी चीज़ों को स्वेप्ट करके ले जा सकते थे या बर्बाद कर सकते थे। इट वॉज रीच्ड बाई द ट्रेप डोर इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर फ्रॉम विच अ लैडर लेड डाउन इन टू अ स्मॉल डार्क होल। तो ये जो होल था वो वहीं पर उनके घर में उनके ट्रैप डोर के नीचे बनाया गया था। ठीक है, जहाँ पर उनके फ्लोर के जो बीच में, ताकि इस तरह के कोई तूफान या साइक्लोन आए तो उन लोग उसमें शेल्टर या शरण ले सके। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। वेन डोरोथी स्टूड इन द डोरवे एंड लुक्ड अराउंड शी कुड सी नथिंग बट द ग्रेट ग्रे प्रेरीज ऑन एवरी साइड। देखिए, जब डोरोथी अपने घर के डोरवे में खड़े होकर देखती इधर उधर चारों तरफ, तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता आसपास। ठीक है, सिर्फ जो घास थे, हरे घास, उस प्रेरी के ग्रासलैंड में वही दिखाई देता है। मतलब ये है कि उनके घर के आसपास और कोई घर या ज़्यादातर पेड़ वगैरह नहीं थे। ठीक है, नॉट अ ट्री नॉर अ हाउस। ये देखो, ये वाला लाइन स्पष्ट आप क्लियर रखेंगे। नॉट अ ट्री नॉर अ हाउस, ना तो कोई पेड़ था ना तो कोई घर थे उनके घर के आसपास। ब्रोक द ब्रोड स्वीप ऑफ फ्लैट कंट्री दैट रीच्ड टू द एज ऑफ द स्काई इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब उनके दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जाए पूरा ग्रासलैंड ही दिखाई देता था, खाली ग्रासलैंड दिखाई देता था। ठीक है, और वो पूरा ग्रासलैंड कहाँ जाके मिलता था? स्काई में। मतलब वो जैसे अब कंटिन्यू चलती जाती है लैंड जो होती है, वो एक जगह ऐसा दिखता है जो स्काई से मिल रहा है, मतलब पूरा खाली था वो ग्रासलैंड। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। द सन हैड ब्रेक्ड द प्लफ लैंड इंटू अ ग्रे मास। जो सूर्य था, सूर्य जो तपती धूप थी ना, वो क्या कर दिया था? लैंड को, प्लफ लैंड को क्या कर दिया था? ग्रे कलर कर दिया था, बेक कर दिया था। ठीक है, विथ लिटिल क्रैक्स रनिंग थ्रू इट। और मतलब बहुत सूखे हुए थे वो जो ज़मीन था, उनकी जो मिट्टी थी वहाँ पास का जो लैंड था, प्लफ्ड लैंड था। ठीक है, जूता हुआ जो लैंड था। इवन द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन। हाँ, और जो ग्रास थे ना वहाँ की, वो भी हरे भरे नहीं थे। फॉर द सन, क्यों हरे भरे नहीं थे? क्योंकि फॉर द सन हैड बर्न द टॉप ऑफ द
लॉन्ग ब्लेड until they were the same grey color to be seen everywhere. मतलब धूप के रोशनी के कारण वो भी कैसे हो गया था, जल गए थे, है ना. वंस द हाउस हैड बीन पेंटेड बट द सन ब्लिस्टर्ड द पेंट एंड द रेस्ट एंड द रेन वॉश्ड इट अवे. एक बार घर का पेंट किया गया था बहुत पहले, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण जो घर थे ना वो भी क्या हो गए थे, डल हो गए थे, या पेंट उसका धुल गया था. एंड नाउ द हाउस वॉज एज डल एज ग्रे एज एवरीथिंग इज. और अब उनकी जो घर है ना वो भी बाकी सभी चीज़ों की तरह ना ग्रे हो गई है या डल हो गया है. ठीक है, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में. पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सही है बोला गया. देखो कौन सा सही है. पहला, अंकल हेनरी हैज़ अ बिग फार्म. अंकल हेनरी के एक बहुत ही बड़ा फार्म था. दूसरा है शी लिव्ड इन अ स्मॉल एंड शेबी हाउस. तो पहला वाला गलत है, स्मॉल एंड शेबी हाउस में रहते थे वो सही है. अंकल हेनरीज हाउस वॉज फ्रेशी पेंटेड, ये गलत है. ड्रोथी पेरेंट्स वर रिच फार्मर. उनके जो पेरेंट्स थे वो अमीर फार्मर थे, ये भी गलत है. तो देखो बहुत ही फ्रेशली पेंट किया गया था, अभी हाल ही में वो नहीं, बहुत पहले पेंट किया गया था ऐसा बोला गया है, लेकिन अभी ग्रे हो गया है ना, तो ये गलत हो गया. पहला भी गलत है, बिग फार्म थे उनके अंकल का, ये भी. तो दूसरा बस सही है कि उनके जो घर थे ना बहुत ही छोटा सा और शैबी था. शैबी मतलब बहुत ही छोटा सा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सेकंड इसका सही आंसर था. अगला देखिए 22 नंबर के क्वेश्चन को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा सही है यहाँ भी बोला गया. देखो पहला देखिए, इट वॉज मेड ऑफ वुड एज वुड वॉज ईजिली अवेलेबल. लकड़ी का बनाया गया था क्योंकि लकड़ी कैसे थे, ईजिली अवेलेबल थे. तो ईजिली अवेलेबल बोला गया तो गलत हो गया. ईजिली अवेलेबल नहीं थे भाई, दूर दूर से लकड़ी को लाना पड़ता था, ऐसा बोला गया है ना. दूसरा देखिए, डोरथी स्लीप्ड इन अ बिग वुडन बेड. बहुत बड़ा बेड में सोती थी डोरथी, ऐसा नहीं है भाई, उनके पास ना छोटा सा बेड था, अपन पढ़े है ना. आगे देखिए, देयर वॉज नो टॉल ट्री नियर द हाउस. घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ नहीं था, ये भी सही है. अच्छा सही ही तो पूछा है. देयर हाउस वॉज कंफर्टेबल ब्रिक हाउस. बहुत ही कंफर्टेबल ब्रिक हाउस था, ये गलत है. तो पहला दूसरा और तीसरा गलत है. पहला दूसरा और तीसरा गलत है. सॉरी, पहला दूसरा और चौथा गलत है. देयर वॉज नो टॉल, ये वाला सही है. देयर वॉज नो टॉल ट्री, ये वाला सिर्फ सही है. घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ नहीं था. ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे. चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को देखिए, 123 को. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं. इन द वास्ट ग्रासलैंड, उस बहुत ही बड़ा विशाल ग्रासलैंड में, अंकल हेनरीज वॉज द ओनली हाउस. अंकल हेनरी का घर ही सिर्फ अकेला घर था. हमने पढ़ा है वहाँ पर कोई दूर दूर तक घर या पेड़ नहीं दिख रहे थे, तो ये पहला सही हो गया. ठीक है, दूसरा, देयर वॉज सन बेक्ड ग्रे ग्रास ऑल अराउंड. चारों तरफ क्या थे, सन बेक्ड ग्रे ग्रास थे. और तीसरा में बोला गया है, इन द मिडिल ऑफ द प्रेरी वॉज अ ग्रीन फील्ड प्लव्ड बाई अंकल हेनरी. वहाँ पर एक बहुत ही ग्रीन फील्ड था जो अंकल हेनरी के द्वारा प्लव किया गया था. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ए और बी सही दिख रहा है, सी रॉन्ग दिख रहा है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही इसका सबसे सूटेबल लग रहा है. ए और बी सही है. ठीक है, ए एंड बी इज़ राइट बट सी इज़ रॉन्ग. ठीक है, एक बहुत ही एक बड़ा सा प्रेरी नहीं था अंकल हेनरी के द्वारा प्लव किया हुआ. बाकी पहला दूसरा सही है. चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को. स्टडी द फॉलोइंग. फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. देखो ज़्यादातर ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, है ना. अंकल हेनरी हैड अ ट्रैक्टर ट्रॉली इन विच वुड वॉज कैरिड. अंकल हेनरी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली था बोल रहा है. तो ट्रैक्टर ट्रॉली वाली जैसी कोई बात नहीं हुई है. वैगन का बात हुआ था. वैगन मतलब होता है एक छोटा सा 4 पहिया जिससे कुछ सामान लाया ले जा सकता है ना. आई होप आप वैगन जानते होंगे. तो ये गलत हो गया पहला. दूसरा देखिए, द वुड फॉर द हाउस वॉज कैरिड फ्रॉम फार अवे. जो लकड़ी था ना उसको बहुत दूर दूर से लाया जाता. तो दूसरा सही है. तो पहला गलत है ना, ए इज़ रॉन्ग और बी इज़ राइट. तो देखिए कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन ए ही राइट दिख रहा है आपको. बी इज़ राइट है ना, बी इज़ राइट मतलब ये राइट है, और ए इज़ रॉन्ग, ए इज़ रॉन्ग है ना. ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, पहला. चलिए अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को देखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. इसमें भी कौन सा सही है पूछा गया है. देख लो भाई कौन सा सही है. देखिए, द फियर ऑफ अ साइक्लोन लूम्ड लार्ज ऑन द फैमिली. जो साइक्लोन का डर था ना वो फैमिली को लगातार लगा रहता था. हाँ सही बात है, तभी तो उन लोगों ने एक क्या होल बना के रखा था ना उनसे बचने के लिए, है ना. तो आप ये सही हो गया. दूसरा, दे हैड बिल्ड अ शेल्टर फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द विंड एंड रेन. ये भी ठीक है, उन लोगों ने विंड वगैरह से बचने के लिए शेल्टर बना के रखा था. अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉर्म. स्टॉर्म जो आते थे ना, जो तूफान आते थे उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई चीज़ नहीं था वहाँ. ये भी सही है ना. देयर ड्राइंग रूम हैड ओनली 3 or 4 चेयर्स. देयर ड्राइंग रूम हैड ओनली 3 or 4 चेयर्स. कौन सा रूम, ड्राइंग रूम. देखो हमने पढ़ा है कि यहाँ उनके घर में सिर्फ एक रूम था, ऐसा कोई ड्राइंग रूम और या किचन रूम ऐसा कुछ नहीं था, है ना. तो डाइनिंग रूम ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही रूम था जहाँ पर उन लोगों. तो ड्राइंग रूम नहीं बोलेंगे उसको. और ओनली 3 or 4 चेयर्स हालांकि वहाँ पर दिया है, लेकिन ड्राइंग रूम जैसा कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ा है. तो पहला दूसरा तीसरा सब सही है, आखिरी गलत है. तो कौन सा आ जाएगा देख लो.
टी मतलब सही, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब पहला। तीनों सही है, चौथा गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 126 को, विथ अंकल हेनरी हु वॉज अ फार्मर द अंडरलाइन वर्ड इज एन क्लॉज। अच्छा, ग्रामर के क्वेश्चन आ गए फिर यहाँ पर देखो। विथ अंकल हेनरी के साथ हु वॉज अ फार्मर, जो क्या थे, अंकल हेनरी एक फार्मर थे। तो यहाँ पर हु वॉज अ फार्मर जो क्लॉज आया है वो कौन सा क्लॉज है पूछा गया है ना। तो देखो, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब के प्रिंसिपल। तो भाई ये एक ना एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि विशेषता बताया गया है। किसका विशेषता बताया गया है? अंकल हेनरी का, कि वो क्या थे, वो एक फार्मर थे। अंकल हेनरी क्या थे? एक फार्मर थे। तो विशेषता बताया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अ कप बोर्ड फॉर द डिशेज। अ कप बोर्ड फॉर द डिशेज। कप बोर्ड किसके लिए? कप बोर्ड, डिशेज के लिए कप बोर्ड। तो क्या है ये अंडरलाइन वर्ड? फॉर क्या है? फॉर एक प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, एडवर्ब, आर्टिकल ऐसा तो नहीं है, प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 को, देयर वाज नो गैरेट एट ऑल। ठीक है, क्या नहीं थे उस घर में? कोई भी गैरेट नहीं थे। गैरेट मैंने जैसे बताया, छत के जो रूम या हॉल होते हैं उसको गैरेट बोलते हैं। तो उसी का अगर यहाँ पर बोला गया, द अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन्स, किसके नियरली मीन्स है? स्टडी, टॉयलेट, पेंट्री और लॉफ्ट। तो लॉफ्ट जो होती है ना, उसका मतलब भी होता है एक तरह का, उस तरह का रूम, अटारी जिसको बोलते हैं, है ना, छत का एक घर। ठीक है, तो छत का एक रूम, सॉरी। तो लॉफ्ट इसका सबसे सुटेबल मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है। उसके बाद एक और अनसीन पैसेज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो अनसीन पैसेज दिया है ना, वो किसके बारे में दिया है देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपने फादर के बारे में डिस्कशन किया है। फादर वुड ड्रेस हिमसेल्फ फॉर द कोर्ट इन अ ब्राइटली कलर्ड धोती। एक पर्सन थे जो एक एडवोकेट थे, लॉयर थे। ठीक है, वो ना जब भी अपने कोर्ट में जाते थे, किसी भी तरह के कोई केस या कोर्ट में कोई भी आर्ग्यूमेंट के लिए, तो क्या करते थे? कंप्लीटली प्रिपेयर या तैयार होकर जाते थे। तैयार सिर्फ अपनी जो प्रोफेशनल तैयारी नहीं, बल्कि उनका जो पहनावा था वो भी बहुत ही अच्छे से होता था। देखो यहाँ पर हिमसेल्फ ब्राइटली कलर धोती पहनते थे, मैचिंग वाइट शर्ट पहनते थे। ठीक है, इक्वली ब्राइट वाइट कलर के टर्बन लगाते थे और नीट ब्लैक कोट पहनते थे। द पैराफेरनेलिया टू कोट वुड इंक्लूड, जो कोट के लिए उनकी साज सज्जा होता था, है ना, पैराफेरनेलिया मतलब साज सज्जा। उसमें क्या क्या होते थे? एक बंडल, कपड़े का एक बंडल होता था जिसमें कोट के कुछ पेपर्स होते थे, है ना, बास्केट होता था जिसमें हॉट कॉफ़ी होते थे उस बंडल में, और थम्बलर एंड प्लेट्स फॉर टिफ़िन। अपने टिफ़िन के लिए प्लेट्स वगैरह, मतलब टिफ़िन भी खुद लेके जाते थे घर से वो वहाँ खाने के लिए, है ना, जो उनके मम्मी या उनके सिस्टर इन लॉ के द्वारा बनाया जाता था, जो राइटर है उनके, है ना। तो इस तरह से पूरा कंप्लीटली तैयारी करके उनके फादर के यहाँ जाते थे, कोर्ट में जाते थे। द यंगर एडवोकेट, जो उस कोर्ट के यंगर या जो युवा एडवोकेट्स होते थे ना, उन लोग उनके फादर का एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, और उनकी जो भी बातें होती थी उनको बहुत ही अच्छे से सुनते थे। लिसन टू हिम, है ना, विथ रेप्ड अटेंशन, बहुत ही अच्छे, मतलब सीखना चाहते थे उन लोग उनसे। ठीक है, वेन एवर ही रोज टू एड्रेस द कोर्ट, जब भी कोर्ट को एड्रेस करते थे वो लोग अच्छे से सुनते थे ताकि कुछ सीख सके। ठीक है, हिज आर्ग्यूमेंट वर फोर्सफुल, कोहेरेंट, कोजेंट, कंपल्सिव एंड कंक्लूसिव। उनका जो भी आर्ग्यूमेंट होता था ना, वो बहुत ही बढ़िया होता था, सुसंगत होता था, और उसमें एक तरह का लॉजिक होता था। ठीक है, मतलब इतने अकाट्य तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते थे कि वो हमेशा सही होता था, या ज़्यादातर केस में वो जीतते थे। इसी कारण से लोग इतना उनको पसंद करते थे। द आर्ग्यूमेंट वुड गो ऑन टिल द लंच टाइम एंड इवन द इंग्लिश जज, और आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलता था उनका, और इवन जो जज होते थे, जज लोग, है ना, उन लोग भी उनके कुछ पॉइंट्स को नोट करते थे। मतलब उन लोग भी मानते थे कि ये जो लॉजिकल फील्ड है, या तो इस तरह से जो लॉ के फील्ड है, उसमें बहुत ही बढ़िया और विद्वान है ये, है ना, उनके जो राइटर के जो फादर है वो। वंस क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर अलोन शुड आर्ग्यू दिस केस। एक बार एक क्लाइंट ना स्पेशली इनके फादर से बोले कि उनका केस यही लड़ेंगे, है ना। ऑन द डे माई मदर डाइड, और उसी दिन उनकी मदर की मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, दिस केस हैपन टू बी ऑन द कास्ट लिस्ट। आज के दिन इस केस को होना था। माई मदर वॉज अलाइव व्हेन माई फादर लिव फॉर कोर्ट। जब जो राइटर के जब पिताजी निकले ना, तो उनकी मम्मी जिंदा थी। ठीक है, 10 बजे के आसपास सुबह के दिन था। उनके फादर बोले कि माई मदर ही टोल्ड टू माई ब्रदर, उनके भाई को बोले, राइटर को, दैट ही वुड रिटर्न एज सुन एज द केस वॉज ओवर, जैसे ही केस खत्म हो जाएगा ना, मैं वापस आ जाऊँगा, ऐसा बोले। अनफॉर्चुनेटली शी डाइड विद इन एन आवर ऑफ हिज डिपार्चर। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वो घर से निकले ना, राइटर के पिताजी, उनकी मदर की मृत्यु हो गई, उनकी मम्मी की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, विथ सम डिफिकल्टीज़
द न्यूज़ वॉज कन्वेड थ्रू एन एडवोकेट इन कोर्ट। और ये जो न्यूज़ था ना उनके पिताजी तक पहुंचाया गया कुछ एडवोकेट के द्वारा। माई फादर हावेवर, फिर भी उनके जो पिताजी थे वो कंटिन्यू करिए अपने आर्ग्यूमेंट को, ठीक है, बिना किसी इमोशन के। ओनली आफ्टर कंक्लूडिंग द केस, और पूरा केस कंक्लूड कर लेने के बाद ही वो घर आए, और घर आकर अपने उनके जो मम्मी थी उनके डेड बॉडी थी वहाँ पर आए और उनको देखे, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी है, इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। फादर वॉज वेरी पार्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, फादर क्या थे, ड्रेसिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा पार्टिकुलर थे। क्यों ऐसा थे भाई? टू इम्प्रेस हिज फैमिली, अपने फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, गलत है ना, ये गलत हो गया। एज ही वॉज रिच इनफ टू बाय गुड क्लॉथ, क्योंकि वो बहुत अमीर थे इस कारण से ऐसा ड्रेस पहनते थे, वो भी गलत है। एज ही वॉन्टेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेसअप, ये सही है भाई, क्योंकि वो ना प्रॉपर ड्रेसअप फॉलो करना चाहते थे अपने प्रोफेशन के लिए। टू इम्प्रेस द जज, जज को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सही है गलत है? फादर अवॉइडेड ईटिंग इन कोर्ट कैंटीन, सही है भाई, कोर्ट की कैंटीन में खाना अवॉइड करते तभी तो वो क्या टिफिन लेके जाते थे ना। दूसरा, ही लाइक्ड टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, वो क्या करना पसंद करते थे? हॉट टी लेना पसंद करते थे, ऐसा बोला गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो हॉट टी नहीं बल्कि वो हॉट कॉफ़ी लेना पसंद करते थे, है ना, हॉट कॉफ़ी। तो ये गलत हो गया, कौन सा गलत हो गया? ये बी वाला हो गया यहाँ पर गलत, है ना, हॉट टी क्योंकि बोल दिया गया है इस कारण से। उसके बाद सी है, ही कैरिड केस फाइल रेप्ड इन अ क्लॉथ, है ना, अपने केस का जो फाइल था उसको ले जाते थे, ये सही है। तो ए और सी सही है, बी गलत है। ए और सी सही है, बी गलत है। तो कहाँ है अभी ऑप्शन देखो, सी एंड ए आर ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत कौन सा है बोला गया है, ठीक है। देखिए, ओनली अ फ्यू वर जेलिस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, कुछ लोग जलते थे उनकी पॉपुलैरिटी पर, ऐसा बोला गया है। दूसरा, ही आर्ग्यूड हिज केस लॉजिकली एंड परस्यूसिवली, ये सही है, अपने केस को लॉजिकली वो लड़ते थे। ही वॉज द प्रीफर्ड लॉयर ऑफ सम क्लाइंट, कुछ क्लाइंट का ना वो चुना हुआ या प्रीफर किया हुआ लॉयर होते थे, तो ये सही है। कुछ क्लाइंट क्या करते थे, स्पेशली इनको चुनते थे अपना केस लड़ने के लिए, ये सही है ना। यंग एडवोकेट्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम, जो यंग जो नए एडवोकेट्स होते थे ना उन लोग इनसे सीखना चाहते थे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ही और ये भी सही है ना। जलिस वाले कोई भी बात हमको यहाँ पर अपने पैराग्राफ में देखने को नहीं मिला है इस पैसेज में, इसलिए हम जलिस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं है यहाँ पर जलिस वाली कोई बात देखे क्या, नहीं देखे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है बोला है इस कारण से, बाकी सब तो सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा सही गलत है ये बोला गया है, देख लो। इवन द जज रिकॉग्नाइज हिज लीगल अक्यूमेन, जो जज होते थे, इवन जो जज होते थे उन लोग भी उनका जो लीगल बुद्धिमत्ता या कुशाग्रता होता है ना, जो नियमगत या जो कानूनी कुशाग्रता थे उनका बुद्धि कुशाग्र बुद्धि के, वो उसको स्वीकार करते थे, सही है ना। हमने पढ़ा ना, हाँ, पूरे जज जो इवन जो जज लोग होते थे उन लोग उनके जो स्टेटमेंट थे उसको नोट डाउन करते थे, ये यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये तो बात हो गया सही। दूसरा है, ही प्रीफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन, उसने क्या किया, अपने कानूनी जो ऑब्लिगेशंस होती है ना, कानूनी जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, उस या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको प्रीफर किया किसके जगह में, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह में, सही है कि नहीं। तभी तो अपने काम को पहले देखा ना, फिर उनकी जो वाइफ थी उनका डेथ हो उसको वहाँ पर गए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी इज़ ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम चलेंगे, चलिए 133 में। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हिज आर्ग्यूमेंट वर फोर्सफुल कोहेरेंट, अच्छा, उनकी जो आर्ग्यूमेंट थे वो कैसे थे, फोर्सफुल थे और कोहेरेंट थे। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, कोहेरेंट मतलब सुसंगत होता है, उससे क्या है उनका सबसे क्लोजिंग मीनिंग चूज करना है, मतलब सिनोनिम्स अपन बोल सकते हैं, है ना। तो क्रेजी, विटनेस, कैलकुलेटिंग की रीजनेबल, तो रीजनेबल हो सकता है ना, तर्कपूर्ण, कोहेरेंस मीन्स क्या हो जाएगा, तर्कपूर्ण, रीजनेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 134 को, ब्लैंक अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड जो है कंटेनिंग, वो क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि नाउन है। तो देखिए जो कंटेनिंग वर्ड है ना वो एक वर्ब है ना, या जो कंटेन करना मतलब पाया जाना, ठीक है, उसमें रहना, ठीक है, कंटेन करना। तो यहाँ पर किसी भी तरह से ये नाउन, एडवर्ब या तो एडजेक्टिव जैसे चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर ये एक तरह से हो जाएगा वर्ब, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, वन क्लाइंट वॉज पार्टिकुलर दैट माई फादर, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एन, तो यहाँ पर वन क्लाइंट वॉज पार्टिकुलर, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पर
जो अंडरलाइन अंडरलाइन जो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है बोला गया, देखो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि प्रिंसिपल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना इसको हम किस रूप में देख सकते हैं, वर्ब अगर नाउन कब बोलते हैं, वन क्लाइंट, यहाँ पर ये नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी है और ये एक और पार्टिकुलर वर्ड भी है। तो इसको हम हो सके तो इसका सही आंसर ये प्रिंसिपल होनी चाहिए, है ना। प्रिंसिपल ये पूरा जो पार्ट है वो एक तरह से हम इसको इस रूप में देख सकते हैं। बाकी बेसिकली इसका और क्या आंसर होगा उसको मॉडल आंसर में देखना पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल इसका यही आंसर लग रहा है। नाउन भी हो सकता है, लेकिन नाउन में इसलिए डाउट है क्योंकि ये वन क्लाइंट यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है, या जो सब्जेक्ट है क्लाइंट एक नाउन हो गया, लेकिन ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको एक प्रिंसिपल के रूप में देखा जाता है। बाकी एडजेक्टिव और एडवर्ब तो आएगा नहीं इसमें, है ना, ठीक है। तो अभी 4 मान के चलिए इसका सही आंसर। चलिए अगला हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 को। अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर इज। बोला क्या जरा एक बार देखिए, एक ऐसा तरीका जिसमें मतलब पढ़ाने का एक ऐसा तरीका जिसमें किसके ऊपर जोर दिया जाता है, समझने के ऊपर, है ना, मीनिंग समझने के ऊपर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के मीनिंग समझने के ऊपर जोर दिया जाता है, फ्रॉम द कंटेस्ट इन विच दे अपीयर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखें ना तो बॉटम अप जो अप्रोच होती है वहाँ पर शब्दों के मीनिंग को समझना या छोटे छोटे स्ट्रक्चर को समझने के ऊपर जोर दिया जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच ये सब अलग है। तो बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर सबसे सूटेबल इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में सोच और बोल पाने की क्षमता, वो क्या कहलाएगी, ठीक है। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी है, और प्रोफिशिएंसी मतलब होता है कौशल, और इमर्जेंट लिटरेसी है। तो लिखना और पढ़ना इमर्जेंट लिटरेसी कहलाती है, ठीक है। राइटिंग और रीडिंग की जो एबिलिटी होती है वो यहाँ पर अगर सबसे सुटेबल बोले तो प्रोफिशिएंसी सबसे सही आंसर हो जाता है। कौशल जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोल सकते हैं, जो बोलने और सोचने की एबिलिटी होती है किसी भी भाषा में, वो, ठीक है, प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सुटेबल हो सकता है। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या रहते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर आस्क्ड द टीचर ऑफ क्लास 2 हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स से थिंग दैट शी हैड नेवर हर्ड एनी एडल्ट्स और सिबलिंग से हाउ इज़ इट पॉसिबल। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, एक मदर टीचर से बोलती है कि जो उनके बच्चा है ना वो ऐसे शब्द भी यूज़ करते हैं जो उसने कभी भी अपने कोई एडल्ट मतलब बड़ों से या उनके भाई बहन से नहीं सुना है। तो ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो क्या क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज। ह्यूमन ब्रेन क्या है, भाषा सीखने के लिए ऑलरेडी पहले से क्या है, बना हुआ है, भाषा सीखने के लिए ह्यूमन ब्रेन है वो। दूसरा है, अ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज व्हेन वी रीइंफोर्स द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स लैंग्वेज। जब हम बच्चों के लैंग्वेज को रीइंफोर्स करते हैं, उनके विकास को, तो उन लोग भाषा सीखते हैं। तीसरा है, एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज। रचनावादी जो अप्रोच है उसके हिसाब से बच्चे ना नए भाषा इन्वेंट कर सकते हैं, नए भाषा के कुछ शब्द। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज ऑनली बाई इमिटेटिंग अडल्ट। बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ दूसरों के अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है। सबसे सुटेबल बोलोगे तो तीसरा हो सकता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है उसके हिसाब से बच्चे कुछ ऐसे भी वर्ड्स ऐसे भी चीज़ों को सीख लेते हैं जो नहीं सुने होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ टेक्निक यूज्ड टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व्स एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड लुकिंग एट अ बुक टुगेदर वाइल द एडल्ट आस्क क्वेश्चन एंड एनकरेज अ डायलॉग। देखो यहाँ पर बोला गया एक ऐसा टेक्निक विच इज़ यूज टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी, जो शुरुआती में बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स एन एडल्ट एंड अ चिल्ड्रन, जिसमें एक बड़े होंगे, है ना, एक टीचर या एक बच्चे होंगे, और उन लोग क्या करेंगे, अ बुक टुगेदर, उन लोग बुक को देखेंगे, ठीक है। एडल्ट आस्क क्वेश्चंस एंड एनकरेज अ डायलॉग, कोई भी जो पढ़ाने वाले हैं, जो बोलने वाले बड़े हैं ना, कोई डायलॉग बोलेंगे, ठीक है, बच्चे को इनकरेज करने के लिए, और उस डायलॉग के ऊपर एक क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन को बच्चों को बोलने के लिए बोला जाएगा, है ना। फॉलोड बाय स्विचिंग रोल, मतलब रोल प्ले के रूप में बोलेंगे। आप बुक में देखे होंगे एक बोलने वाला होता है, फिर कुछ लाइन होती है, फिर उसका रिप्लाई के लिए कोई दूसरा पर्सन होता है। ये तो इस तरह के जो अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच कहलाएगा, तो डायलॉग, है ना, वो क्या होती है, डायलॉजिक अप्रोच ही कहलाएगा, ठीक है। डायलॉग्स मतलब होते हैं उस बुक में कि इसने ये डायलॉग बोला, फिर उसके बाद इसने इस कैरेक्टर ने बोला, वो वाला, तो डायलॉग अप्रोच हो जाएगा, डायलॉग रीडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला देख लो, अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाय। भाषा सीखने में लिसनिंग क्या है, अप्रोच कैसे अपना सकता है, तो सबसे सुटेबल होगा ये, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू लिसन टू वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्स एंड पीपल एंड एंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज़। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना किसके लिए, सीखने वाले के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 को, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्यूरेसीज इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल में लैंग्वेज में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, ग्रामर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम में ग्रामर एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो सही आंसर हो सकता है, बोथ एन आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों देखो एक्यूरेसी बोला गया, ठीक है, और यहाँ पर ग्रामर के बारे में बातें हुई है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो सकता है कि दोनों सही हैं, लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 में चलेंगे। थ्योरेटिकल पोजिशंस एंड बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पैडागोजिकल सेटिंग इज, क्या बोला जा रहा है, थियोरेटिकल पोजीशंस एंड बिलीफ, ठीक है। कोई भी जो थ्योरी है या पैडागोजिकल जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो बिलीफ होता है, कोई भी तरीका होता है, पोजीशंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ना अप्रोच बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ना वो क्या होता है, तो देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट, ठीक है। जो चल रही है पठन पाठन की जो प्रक्रिया चल रही है ना टीचिंग लर्निंग की, उसके बीच में जो विकास या डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें किस तरह की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसी को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन उसी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वाइल प्लाइंग लेसन्स फॉर यंग लर्नर्स द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, TPR मेथड, जो टीचर है वो TPR मेथड अपनाता है अपने क्लास में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन इंक्लूड TPR मेथड में क्या इंक्लूड होता है बोला गया। तो पढ़ाने का जो TPR मेथड होता है ना वो क्या होता है, टोटल फिजिकल मेथड, जिसमें पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है ना, इजी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट इंश्योर टू एट सम बॉडली एक्टिविटीज इन क्लास, ठीक है। क्लास में बॉडली एक्टिविटी को इंश्योर करना जरूरी होता है TPR मेथड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच अप्रोच टू ग्रामर एनकरेज द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स, ऐसा कौन सा अप्रोच है जो ये बताता है कि भाषा सीखना ना भाषा नियम सीखना से संबंधित है, तो इंडक्टिव मेथड जो होती है, ठीक है, वो हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा कि जो लर्निंग लैंग्वेज एक रूल्स या नियम सीखकर सीखा जाता है उसको बताता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 146 में, अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन क्लास 5 के बच्चों को फ्री राइटिंग टास्क देने के प्लान कर रहे हैं टीचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर्स, तो टीचर के द्वारा सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, किस चीज़ में, फ्री राइटिंग टास्क में, ठीक है। तो बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट के एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा टीचर के द्वारा, किसमें, फ्री राइटिंग टास्क के ऊपर। और क्या क्या दिया देखो, फ्लुएंसी ऑनली दिया है ना, और हैंड रिटन में दिया है और एक्यूरेसी भी दिया है। तो फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा टीचर के द्वारा अगर फ्री राइटिंग टास्क दिया गया है तो, ठीक है। एक्यूरेट भी लिखे बच्चे और फ्लुएंसी भी उसमें हो। टॉप डाउन अटेन टू द ओवरऑल मीनिंग, टॉप डाउन क्या होता है, ओवरऑल मीनिंग को अटेन करता है, उसका मतलब होता है व्हाट इज बॉटम अप, तो बॉटम अप मेथड क्या है, तो बॉटम अप मेथड किसको बोलते हैं, फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसमें ना जो वर्ड मीनिंग और इन सब चीज़ों की पर फोकस करता है बॉटम अप मेथड। बाकी देखो, फोकस ऑन प्री रीडिंग, फोकस ऑन आस्किंग शॉर्ट क्वेश्चन टाइप या फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये सब ना किससे रिलेटेड है, टॉप डाउन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगला देखो, विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, लैंग्वेज टीचर का सबसे मेन जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे सुटेबल होगा आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेशन नीड्स, है ना। दूसरे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, सिलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट सेलेक्ट करना, ग्रुपिंग लर्नर्स को ग्रुपिंग करना, इंस्ट्रक्टिंग द लर्नर्स को इंस्ट्रक्ट करना, कि ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, मतलब बच्चों की जो ज़रूरत है ना उसको पहचानना और उसके हिसाब से फिर अपना वर्क करना, यही सबसे सुटेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक, एक जो बच्चा है वो बुक उठाता है, होल्ड इट राइट साइड अप एंड टर्न द पेज, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट, तो इस तरह के जो पढ़ना या लिखना से संबंधित जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है इमर्जेंट लिटरेसी स्किल को, किस चीज़ को, इमर्जेंट लिटरेसी स्किल को। ऑप्शन नंबर 4 अगला है और लास्ट क्वेश्चन था ये, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर बोला क्या जा रहा है, लर्नर एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment does not play any role, जो सीखने वाला है ना वो क्या करता है, भाषा सीखता है क्योंकि जेनेटिकली अनुवांशिकी रूप से ये बच्चों में प्रीडिस्पोज्ड होता है, और जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है भाषा सीखने में, ऐसा बोला गया है ना, इसका ए का है ना। और आर क्या बोल रहा है,
असर्शन मतलब ये दावा हो गया और ये रीज़न हो गया। आर क्या बोल रहा है, द लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चों बाल केंद्रित जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है उसका बहुत ही खासा प्रभाव होता है बच्चों के सीखने में, एक्विजिशन में। तो दूसरा सही है और ए गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि पर्यावरण का कोई ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से पूरे 30 प्रश्नों का हमने कोशिश किया है अनुमानित आंसर बताने का। लगभग सारे आंसर, कुछ एक दो को छोड़कर सही होंगे, ठीक है। फाइनल आंसर के बाद और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ अपने जरूर शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर न्यू है तो इसी तरह से इंग्लिश के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आगे और भी CTET और टीचर की प्रिपरेशन के हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।